चीजें आ रही हैं और नए कीड़े मकोड़े, नई बीमारियां। अब जैसे मैं आलू की बात करूं जी, आज से 15-20 साल पहले आलू में जो वायरस आता था वो एक एफिड, जो माहू जिसको बोलते हैं, चेपा जो सरसों में आता है जी, वो कैरी करता था, वो वेक्टर था। लेकिन आजकल एक नई बड़ी समस्या आ गई आलू में, एपिकल लीफ कर्ल वायरस आ गया जी। वो एपिकल लीफ कर्ल वायरस सफेद मक्खी फैलाती है, कभी सोच नहीं सकते थे हम ऐसी स्थिति होगी। तो इस तरीके से आज दुनिया में कई कीड़े मकोड़े तो ऐसे जो बाहर से आ जाते हैं, जिनको हम इन्वेसिव पेस्ट बोलते हैं जी, जो आपके बॉर्डर लांग के आ गए, किसी भी तरीके से आए, और दूसरे जो है यही वायरसेस के अंदर, उनके अंदर म्यूटेशन होता रहता है, कभी मजबूत होते हैं, कभी कमजोर पड़ते हैं, इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन जैसे हम लोगों को मालूम पड़ता है उसी के अनुसार फिर अनुसंधान करते हैं, उसके समाधान की बात हम करते हैं। तो राजस्थान, सब्जियों की मैं बात करना भूल गया था जी। सब्जियों में राजस्थान देखिए, फलों की बात हो गई, मसालों की बात हो गई, औषधीय पौधों की बात हो गई, सब्जियों में राजस्थान बहुत अग्रणी प्रदेशों में है। आज राजस्थान में टोंक का इलाका आपका मेलन्स, जिसमें वाटरमेलन और मस्कमेलन, खरबूजा और तरबूज जी। शाहपुरा का इलाका टिंडे के लिए जाना जाता था, टिंडा, ये जब जयपुर से दिल्ली जाते हैं शाहपुरा आता है, ये टिंडे के लिए फेमस है जी। इसी तरीके से मथानिया का इलाका जोधपुर में मिर्ची के लिए, मिर्ची बड़ा जी, मिर्ची बड़ा। और आपका पाली में एक आता है रायपुर रानी जी, तहसील होगी रायपुर रानी शायद, वहां की मिर्ची अचार के लिए स्पेशल है जी, अचार मिर्ची। तो इस तरीके से हर एक उसकी अपनी एक पहचान थी, एक लैंड रेसेस थी यहाँ पे जी। तो उनका हम एक तो संरक्षण का काम भी कर रहे हैं, कंजर्वेशन का जी, ताकि आगे उनका उपयोग करें रिसर्च के अंदर। और दूसरा, ये इलाके मटर यहाँ खूब होती है सारी। आप जाएंगे कोटपुतली के आसपास, अगर आप रोड पर खड़े हैं, हजारों ट्रक दिन में दिल्ली की तरफ सब्जियां लेके, लौकी है, तुरई है, करेला है, ककड़ी है, आपका कितनी सब्जियां जाती है दिल्ली। और ये इलाका फुलेरा तक मटर के लिए जाना जाता था, लेकिन अब थोड़ी पानी की कमी हो गई क्योंकि जमीन में भूजल खत्म हो गया, उस वजह से किसानों ने थोड़ा कम कर दिया। लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। देखिए, किसान भी ऐसा नहीं है, अब उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। आज किसान, जॉबनेर के पास एक गांव है बस्सी जाजड़ा बसेड़ी गांव जी, आज ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का, ग्रीन हाउस की खेती वाला, देश में विषम परिस्थितियों में सबसे सफलतम मॉडल अगर कोई है तो ये बस्सी जाजड़ा है। एक ही गांव में 1200 ग्रीन हाउस हैं। अभी मैंने कुलपतियों की, जो कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, दुर्गापुरा में 2 दिन की कॉन्फ्रेंस कराई। एक दिन हमने जयपुर में, यहाँ दुर्गापुरा में डिस्कशन किया सुबह से शाम तक जी। लेकिन अगले दिन मैं उनको जॉबनेर लेके गया, इस गांव लेके गया, ताकि उन लोगों को पता लगे कि इतनी विषम परिस्थितियों में, जहां बालू रेत है, जमीन में पानी नहीं है, जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है पानी की, और टेम्परेचर चूरू, फतेहपुर और जॉबनेर ये माइनस की कैटेगरी में जाते हैं, -4, -3, -5 और ऊपर की तरफ 50 डिग्री जाता है। तो ऐसी स्थिति में आज वहां किसानों ने ये देख लिया, अग भैया जिंदा कैसे रहेंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने उनको बताया, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं क्योंकि मेरी एक्सपर्टाइज पूसा से, जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट पहला लगा था इजराइल के साथ, जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुए हमारे, तो 98 में प्रोजेक्ट पूसा में शुरू हुआ था और मैं पहले से शुरुआत से उस प्रोजेक्ट में रहा हूं जी। तो हम इनसे जुड़े हुए थे, इन किसानों को जागरूकता दी, सरकार ने उनको इजराइल भेजा, अलग अलग तरीके की सुविधाएं दी, आप सब्सिडी दी, बैंक ने लोन दिए, पहले बैंक भी लोन नहीं देते थे। और आज देखिए कितना परिवर्तन हुआ। आज वहां हर किसान के पास 8-10 एकड़ ग्रीन हाउस है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पॉन्ड से तालाब है, वो तालाब 50 लाख लीटर से कम नहीं होगा, 2-4-5 करोड़ लीटर के तालाब है, सोलर पावर से और जोड़ दिया पूरा का पूरा। अब सारे किसान बिना बीज वाला खीरा, पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर ग्रो कर रहे हैं, शिमला मिर्च ग्रो कर रहे हैं, चेरी टमाटर ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरीके से कितना भारी बदलाव आज, और इसको और रेप्लिकेट करने की बात हम कर रहे हैं। और सरकार भी इसमें मदद कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, तो मदद कर रही है। लेकिन तो राजस्थान ओवरऑल एग्रीकल्चर में, पशुधन में, जो आप बता रहे हो बात पशुधन की, पशुधन तो बेच रहा है राजस्थान का जी। मैं तो हरियाणा से आता हूं, लेकिन मैं हॉर्टिकल्चर का मेरा स्पेशलाइजेशन है, और ये हाईटेक हॉर्टिकल्चर में ज्यादा मेरा स्पेशलाइजेशन है। लेकिन जब भी मैं हजारों प्रेजेंटेशन करे होंगे, कितने करता हूं, लेकिन मैं हमेशा एक पिरामिड दिखाता हूं, और पिरामिड में बेस जो है लाइफ स्टॉक है, पशुधन है राजस्थान का। यहां अकालों का और किसान का चोली दामन का साथ रहा है, खेती का चोली दामन का साथ रहा है। खेती अकाल पड़ गया, खेती फेल होगी, पशुधन हमेशा बचाया। तो पशुधन जो है यहाँ की बहुत बड़ी मजबूत कड़ी है। और अब देखिए
कई बार हम बात करते हैं किसानों की आत्महत्या की, हालांकि ये विषय हमें नहीं वो करना चाहिए, लेकिन फिर भी, लेकिन आपने कभी सुना है राजस्थान में कोई किसान आत्महत्या करता है? उसका कारण है उसने जीना सीख लिया है विषम परिस्थितियों में, अकालों में, और उसके विषम परिस्थिति से निकल के आते हैं वो मजबूत हो जाता है। जी हाँ, मजबूत बना किसान उसकी वजह से। तो एग्रीकल्चर में हर एक क्षेत्र में राजस्थान, बकरी की बात करें, भेड़ की बात करें, आप गाय की बात करें, यहाँ इंडिजिनस की, चाहे हमारी थार पारकर हो, चाहे हमारी गिर हो, चाहे कांकरेज हो, चाहे आज देखिए आप कितना परिवर्तन आया है धौलपुर में, भरतपुर में, आपका ये रिंगस से हो जाता है, सीकर, झुंझुनू में मुर्रा भैंस है। किसान कितने जागरूक हैं, और आज वो जो टेक्नोलॉजी आई है वो सॉर्टेड सेक्स सीमेन वाली, जिसमें मेल काफ ना हो, सिर्फ जो ना फीमेल काफ आए आपके, किसान उसके लिए भी वो चिंतित है, अगर ये टेक्नोलॉजी लेकर आओगे क्या, हमें दोगे क्या ये टेक्नोलॉजी। तो किसान को पता है अगर भैया किस तरीके से हमें आगे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, तो उसी के अनुरूप किसान भी जागरूक है बहुत, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं अनुसंधान के जरिए, चाहे नई नई वैरायटी डेवलप कर रहे हो, नई नई टेक्नोलॉजी दे रहे हो। और मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग अगर आगे आपके पास समय होगा अभी, तो मैं बताऊंगा कितना महत्वपूर्ण काम हमारा कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान के क्षेत्र में। मैं उसी तरफ आ रहा हूं, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी से हैं, और जोबनेर यूनिवर्सिटी अभी तो खैर यूनिवर्सिटी बन गई, जब जोबनेर महाविद्यालय था तब से लेकर भी यहां से निकले हुए छात्र आज बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर, विदेशों में भी कार्यरत हैं। अभी जो यूथ वहां पढ़ रहे हैं, अभी जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं, उनका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल बदल गया है। वो एग्री स्टार्टअप्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो खुद के बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, खुद की कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिससे कि वो जॉब की बजाय जॉब देने वाले बने। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या उनके एग्री स्टार्टअप्स के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें क्या सहायताएं मिल रही है? देखिए, एक हमारा इंक्यूबेटर सेंटर है साबी जी, उसमें हम जो नौजवान हैं जो अभी आए हैं जी, उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं जी। ये केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन वो सेंटर हमारे पास है नाबार्ड की सहायता से, और एक नियाम उसमें हमारा वो है, पार्टनर है जी हाँ। और जॉबनेर में हमारे यूनिवर्सिटी में वो उसका केंद्र है। और अभी कल ही, सौभाग्य से आपने बात आज की, कल ही हमने एक बड़े ग्रुप के प्रेजेंटेशन कराए हैं, 2 लेवल पे करते, तो 5 लाख रुपए जो नए आए हैं अभी, जिन्होंने को कंपनी कोई एफपीओ रजिस्टर्ड नहीं कराया है, और कोई नया उनके पास नवाचार है, कोई नई आइडिया है उनके पास, मैं ये करना चाहता हूं, और एक ऐसे जिनके पास रजिस्टर्ड कंपनी है और वो कोई नवाचार छोटा मोटा लेके आए हैं और उस क्षेत्र में, तो वो पूरी कमेटी है हमारी अलग अलग लेवल पे, उनको 25 लाख रुपए की मदद हमारी तरफ से होती है। और उसमें इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया लेके आते हैं, जैसे कल एक बच्ची जो पीएचडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की उसने, वो बच्ची आइडिया लेके आई ऑर्गेनिक हाइड्रोजेल का। अब हम बात कर रहे हैं अनार का फल फटते हैं वो फल इसलिए फटते हैं कि नमी जो मॉइस्चर रेजिम है वो इरेगुलर रहता है। अब जब पानी देते हैं, जब तो ज्यादा पानी चला जाता है जड़ों में, फिर बाद में सूख जाता है, तो फल इसलिए फटते हैं। इरेगुलर मॉइस्चर रेजिम कहते हैं उसको, कि नमी की मात्रा का तेजी से घटना बढ़ना, उसके कारण से। और राजस्थान की जमीन में क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर नहीं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो उसका वो आइडिया मुझे इतना पसंद आया। और उसने किस चीज से बनाया, वो भी उसने जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट था वो गाजर घास है, पार्थेनियम है। आप बताइए, पार्थेनियम 45% उस बच्ची ने बताया, तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया और मैंने कहा हम तो आपको प्रमोट करेंगे। और ये हाइड्रोजेल अगर आपका ऑर्गेनिक है, एक तो सिंथेटिक हो, जमीन को खराब करेगा, और एक ऑर्गेनिक है, और वो पानी को कितना अपने वेट से 150 गुना पानी को पकड़ कर रखने की ताकत रखता है। तो इसका मतलब बहुत अच्छा आइडिया उसने किया, पीएचडी की, पेटेंट फाइल किया हुआ उसने, तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसको हमने कहा हम इसमें सहयोग करेंगे, आपका यूनिवर्सिटी आपका सहयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, फ्रूट क्रॉप्स में भी करेंगे, वेजिटेबल्स में भी करेंगे, नर्सरी में भी करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जैसे बाजरे के वो बनाने के लिए कई लोग आते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने वाले, कई जो है ना पैकेजिंग वाले आते हैं, अलग अलग तरीके से, कोई नर्सरी वाला आता है। तो नए नए आइडिया लेके इस तरीके से तो हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, और 5 लाख की और 25 लाख तक की मदद हम करते हैं। इनोवेटिव आइडिया, रजिस्टर्ड कंपनी हो, और कोई यूथ है अभी बीएससी एग्रीकल्चर का आया तो उसको प्रमोट करते हैं, उसकी ट्रेनिंग कराते हैं, पहले 5 लाख की मदद कर दें,
फिर उसने कंपनी बना ली, रजिस्टर्ड करा दी, तो बाद में उसको वो मदद आगे बढ़ाई जा सकती है, 25 तक की जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सर। क्योंकि लोग एग्री स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स एग्री स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, युवा खेतों में जाने के बजाय खेतों से जो उत्पाद उठ रहे हैं उनके साथ कुछ करना चाहते हैं। तो बिजनेस एग्रीकल्चर भी आपके यहाँ पर एक अलग से कॉलेज है, अलग से काम है, वो सर उसका क्या तरीका है और किस तरह से क्या होता है उसमें, कोर्स में कैसे एडमिशन होता है? देखिए, एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हमारा कॉलेज था, लेकिन अभी हमने उसको आगे नहीं चलाने का प्रयास किया, क्योंकि उसमें राज्य सरकार की हमें अनुमति नहीं मिली थी जी। लेकिन ऐसे कॉलेजेस और जगह भी हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के, जी। दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी हैं। और आज क्योंकि सारी बात जो हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो जाएगी जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है मार्केट इंटेलिजेंस की, बिजनेस की। जी बिल्कुल, मैं उसी की बात कर तो लिया, लेकिन उसकी कीमत अच्छी कैसे मिलेगी? एक कच्चे को बेच के मिलेगी या उसकी प्रोसेसिंग करके मिलेगी? प्रोसेसिंग करके लेके कहां जाए जी। तो इस तरीके के एग्री बिजनेस का आजकल बड़ा, आज के जमाने में, आज साइंस के युग में, तरक्की के युग में बड़ा योगदान है। और इन चीजों को हम बच्चों को, वैसे भी अब आजकल हम जो नया हमारा करिकुलम आया है NEP 2020 नई शिक्षा नीति में, उसमें कई कोर्सेज हैं जो एग्री बिजनेस से जुड़े हुए हैं और मार्केटिंग इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और एग्री बिजनेस के ऑलरेडी कई जगह, कई यूनिवर्सिटीज में है एबीएम, जैसे उदयपुर, सारा बीकानेर में है जी, SKRU में, तो बच्चे वहां भी एडमिशन ले सकते हैं और हम भी प्रयास कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा तो सर, नया जो सिलेबस है, मैं फिर से एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर एजुकेशन की, उसमें कहीं प्राकृतिक खेती या जैविक खेती का कुछ चैप्टर्स, कुछ चीजें शामिल हैं? बिल्कुल। अब जो नई NEP आया है और नया जो हमने हमारा जो कोर्स करिकुलम लगाया है, उसमें नेचुरल फार्मिंग का एक कोर्स, मैंडेटरी कोर्स हमने किया है जी। इसके अलावा ऑर्गेनिक का कोर्स ऑलरेडी चलता है जी। और यही नहीं, आजकल नई नई चीजें जैसे मानवीय मूल्य एवं नैतिकता, कहीं ना कहीं आजकल युवाओं में, गांव में पहले इतनी एथिक्स और इतनी ह्यूमन वैल्यूज होती थी, एक दूसरे का सम्मान होता था, बड़े छोटे की बात होती थी, चार पर भी बैठते थे तो ये पता लगता था इधर कौन बैठेगा, इधर कौन बैठेगा। हुक्का पीते थे लोग, उसमें भी ये पता होता था अब चिलम भरनी पड़ेगी तो कौन भर के लाएगा, कौन छोटा है। बिल्कुल। लेकिन आजकल वो चीज कहीं ना कहीं टाइम के साथ कमजोर पड़ी है। इसलिए बच्चों को हम हर लेवल पे उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स, अब नया कोर्स है आपका नेचुरल फार्मिंग का जी, तो वो पढ़ा रहे हम बच्चों को, वो इंट्रोड्यूस किया कोर्स उसके अंदर। एक चीज सर जो आपने भी बातचीत में कई बार बोला कि किसान तक बात पहुंच नहीं पा रही, आप लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, सरकारें बहुत प्रयास कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु फिर भी किसान तक वो बात नहीं पहुंच पा रही, जो विधि आप बताना चाह रहे हैं, जो पद्धतियां आप बताना चाह रहे हैं, वो नहीं पहुंच रही। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक कोर्स आपके यहाँ ऐसा होना चाहिए जो कृषि पत्रकारिता से संबंधित हो, जिससे कि कुछ लोग जो कृषि पत्रकार बने और वो मतलब लोगों तक वो बात पहुंचाए? सपोज कि अभी जैसे कि मेरे जैसे लोग हैं जो कि कृषि पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि मैं जोबनेर से जुड़ा हुआ हूं, वो एक अलग बात है, पर मेरी जगह अगर कोई BSc एग्रीकल्चर किया हुआ आदमी और वो अगर कृषि पत्रकारिता करता तो शायद इसे और अच्छे ढंग से कर पाता। बिल्कुल, आपकी बहुत वाजिब बात है और कोर्स भी इसमें सोचा जा सकता है जी, इसमें बातचीत की जा सकती है, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जी। लेकिन हम अपने बच्चों को जी डेली जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है, हमारे बच्चे ही हमारी न्यूज लिख के एडिट करके जी, हमारे जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है उसमें हमारे साथी जो वो टीचर्स हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, वो सारे इस बात पे भी हम जोर दे रहे हैं लगातार, खास करके मेरी यूनिवर्सिटी जोबनेर में काफी जोर दे रहे हैं कि बच्चों को न्यूज जो खबर है उसको लिखने की बताएं, उसकी एडिटिंग की, अट्रैक्टिव वो क्या हो, टाइटल क्या हो, टाइटल अट्रैक्टिव हो, सारा। और डेली आप देखते होंगे कि हमारे बच्चे ही, लड़कियां लड़के मिलकर सारा कवरेज और उसको लिखना और उसको फिर पेपर्स को भेजना वो करते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस तरीके की भी चीज आगे हम ICR लेवल पे, चाहे सर्टिफिकेट कोर्स हो, चाहे 1 साल का कोर्स हो, चाहे 6 महीने का कोर्स हो, सोच सकते हैं और उसको ICR लेवल पे लेके और बातचीत करके इसको कोर्स करिकुलम में शामिल किया जा सकता है। क्योंकि जैसे आपके आने के बाद, बिल्कुल सही बात है, आपके आने के बाद SKN यूनिवर्सिटी की हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई न्यूज होती है, और सबसे खास बात सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव हुए हैं अभी इन दिनों में। मैं खुद आपके पेज से जुड़ा हूं, हर चीज को आप सोशल मीडिया पे, जो भी सेमिनार आपकी होती है, कुछ भी चीज होती है, उसे डालते हैं, तो उससे लोगों में बहुत जागरूकता आती है। अगर इसको थोड़ा सा भी अगर तरीके से और अच्छे से किया जाए, अगर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हो जो कृषि पत्रकारिता से जुड़े हो, तो रोज वो कुछ ना कुछ डालने की कोशिश करेंगे और शायद हम अपने मुहिम में सफल हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज वाजिब है, आपने कहा, और हम इसका प्रयास करेंगे।
पूरे तरीके से। और दूसरी तरफ हम अपने बच्चों को हर लेवल पे जी, अब जैसे मैंने कहा कि कोई महामारी का दौर आया, जी, महामारी में जितना शिक्षा को नुकसान हुआ, बच्चों को नुकसान हुआ, जी, इतना शायद किसी को नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मानव जाति को हुआ, लेकिन बच्चों के एजुकेशन को नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ा। जी, अब वर्चुअल आपके पास फैसिलिटीज नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, लेकिन हमने सीखा बहुत। आज हमारे पास जॉबनेर में यूनिवर्सिटी में 14 स्मार्ट क्लासरूम है और 15 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में एक एक दो दो तो हर जगह है। जी, क्योंकि हमें पता है कि ये समस्या से पार पाने का ये तरीका बेस्ट है। जी। और कई बार ऐसे भी होता है, मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊं। अब जैसे हमारा एग्रीकल्चर है, जी। तो कोर एग्रीकल्चर के तो टीचर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर हम ले सकते हैं, जी, लेकिन इंग्लिश का हुआ या मैथमेटिक्स का हुआ या कंप्यूटर का हुआ, हम कितने ले लेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम वो 15-20 तो नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो वहां पे ये जरूरी है, अगर एक अच्छा इंग्लिश का टीचर आपके पास जॉबनेर में है तो वो ऑनलाइन क्लास, वर्चुअल क्लास ले सकता, कम्युनिकेशन स्किल्स की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, या मैथमेटिक्स पढ़ाना है या आपको कंप्यूटर बच्चों को सिखाना है। तो कई कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें टीचर्स की कमी होती है, हम उनमें संख्या कम रखते हैं कोर सब्जेक्ट्स के बजाय। अब हम एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और या प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स, उसको तो कम नहीं कर सकते, वो तो कोर सब्जेक्ट है। लेकिन इस तरीके से आज हमने जो नुकसान बच्चों को हुआ था, और मैंने आने के बाद पिछले 2-2.5 साल में बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर बहुत जोर दिया है। जी, लगातार हम बच्चों का हर तरीके का, अब जैसे कल ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं जो 4th ईयर में बच्चे हमारे रेडी के हैं, जी, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन एंड सीड प्रोडक्शन इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज हिंदुस्तान में। अब देखिए, आप खाद्यान्नों का उत्पादन आजादी के बाद, मैं आपको आंकड़े बता रहा था जी, कि 50 मिलियन मीट्रिक टन था, 48 था एक्चुअली में जी। 48 से बढ़कर 331 मिलियन मीट्रिक टन पहुंचा खाद्यान्नों का बिल्कुल, उत्पादन। बिल्कुल, बिल्कुल सही। लेकिन हॉर्टिकल्चर कहां था? हॉर्टिकल्चर 25 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास था, जिसमें फल, सब्जियां, फूल, मसाले, औषधीय पौधे सब कुछ था शामिल उसमें। और आज हॉर्टिकल्चर 355 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच गया। जी, तो फूड ग्रेन से, खाद्यान्नों से लगातार 6-7 साल से आगे बना हुआ। और एक और ताकत है हॉर्टिकल्चर में जी, कि हमारे देश में जमीन कम हो रही है, हमें मालूम है, क्योंकि विकास है, देश में डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट को रोका नहीं जा सकता, रोड भी बनेंगे, मकान भी बनेंगे, इंडस्ट्री भी लगेंगी, ठीक है, ये सारी चीजें होनी है, निश्चित है, जब तो हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। बिल्कुल। तो जब डेडिकेटेड फ्रूट कॉरिडोर्स भी बनने, आपके रेलों के वो दोहरीकरण भी होना है, चौड़ाई भी बढ़नी है उनकी, नैरो गेज से ब्रॉड गेज भी बननी है। तो इस तरीके से जमीन घटेगी। जब जमीन घट रही है खेती वाली, लेकिन इसी देश में हमारे पास, उसका उदाहरण मैं बता दूं, खेती की जमीन 143 मिलियन हेक्टेयर थी, वो घटकर पिछले 20 साल में, 2 दशकों में 139 मिलियन हेक्टेयर के आसपास आ गई है। जी, इसका मतलब हमने 4 मिलियन हेक्टेयर, 40 लाख हेक्टेयर जमीन विकास में समर्पित की है। लेकिन इसी देश में हमारे पास जी, वेस्ट लैंड है, इरोडेड लैंड्स है, बंजर जमीन पड़ी है, जिनको मैं कहूं वो 100 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा है। उन जमीनों को विकसित करने का जो तरीका है, उनको खेती में लाने का जो तरीका है, वो बागवानी है। उसमें कस्टर्ड एप्पल लग जाएगा, जो आप बात कर रहे थे, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें बेल पत्थर लग जाएगा, उसमें अनार भी लग जाएगा, उसमें कितनी पथरीली जमीन हो, ग्रीन हाउस बनवा देंगे, सॉइललेस कल्टीवेशन करवा देंगे। किसने सोचा था बाड़मेर में अनार बढ़ेगा? हाँ, अब आप सोचिए, अब पहले हमारी सोच ये होती थी, हरियाणा में, बिहार में ये सोच होती थी, राजस्थान में क्या होता, वहां से रेत उड़ता बाड़मेर में। आज बाड़मेर देखिए गोल्ड माइन बन गया। क्यों गोल्ड माइन बन गया? ऊपर जीरा हो रहा है, इसबगोल हो रहा है, अनार का कटोरा बन गया, डेट पाम वहां हो रहा है, और नीचे क्रूड ऑयल निकल गया, रिफाइनरी लगी हुई है। जी, तो गोल्ड माइन नहीं है क्या? बिल्कुल सर। आज 2 नहरों का पानी बाड़मेर शहर पी रहा है। इधर से तो इंदिरा गांधी कैनाल का आ गया, आधा शहर पी रहा है, इधर से नर्मदा कैनाल आ गई सांचौर होती हुई। तो ऐसा कोई शहर है अब जो 2 नहरों का पानी पीता हो? ग्रेनाइट की सबसे बड़ी मंडी सर बाड़मेर हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब चीजें देखिए समय के साथ, तो मैं ये मानकर चलता हूं भविष्य में इस देश में हॉर्टिकल्चर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, योगदान देगा। और हॉर्टिकल्चर में कोई अगर कमी है तो वो प्लांटिंग मटेरियल की, रोपण सामग्री की, नर्सरी की और सीड की। और उस पर बड़ी सौभाग्य की बात है, अभी 2 साल पहले जो हमारी माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री महोदया हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में 2200 करोड़ रुपए का एक
एनुअल बजट में अलोकेशन किया क्लीन प्लांट के नाम पे। अच्छा। और क्लीन प्लांट में उसमें 1100 करोड़ रुपए हमें दिए हैं एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और 1100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मिलाए हैं उसके अंदर। इसका मतलब हम लोग जो बात करते थे केंद्र सरकार से, वैज्ञानिक लोग बताते थे हॉर्टिकल्चर इस देश को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। और हॉर्टिकल्चर, अनाज का खपत कम हो रही है प्रति व्यक्ति। पहले लोग बहुत अनाज खाते थे, लेकिन अब घट रहा है और भविष्य में और घटेगा। लेकिन ताजी सब्जियां, फल, ये लोग ज्यादा खा रहे हैं, तो इनकी खपत बढ़ेगी। तो इसका मतलब जो बंजर जमीन है उनको भी उपजाऊ करने का, खेती में लाने का तरीका हॉर्टिकल्चर है। और हॉर्टिकल्चर की जो एक बड़ी समस्या थी वो थी रोग रहित, विषाणु रोग रहित और अच्छी गुणवत्ता का क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, वैरायटी हो, सीड हो, या अनार के पौधे टिश्यू कल्चर वाले हों, या जो दूसरे तरीके से गुट्टी से तैयार किए हुए पौधे हों, उसको बूस्टअप करने की जरूरत थी। और उसको सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की मार्फत बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रही है। तो इस तरीके से हम ये मान के चलते हैं आने वाले टाइम में ये देश हॉर्टिकल्चर में बहुत तरक्की करेगा आने वाले समय में। जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं भाई 2047 में, जब अमृत काल की बात कर रहे हैं, जब देश 100 साल मना रहा होगा आजादी के, अभी तो हमारा 331 मिलियन मीट्रिक टन का खाद्यान्नों का उत्पादन है, हॉर्टिकल्चर 355 है जी। लेकिन 2050 में हमें 750 मिलियन मीट्रिक टन हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन चाहिएगा। सब्जियां, फल, फूल, मसाले, ये सब 750, 355 से, और अनाज 331 से हमें 550 चाहिएगा। तो इस तरीके से पानी घट रहा है, जलवायु परिवर्तन है, खान पान की आदत बदल रही है, ये सब चीजें हैं। तो उस हालात में हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, वैज्ञानिकों की, कृषि विश्वविद्यालयों की, किसानों की, हमारे छात्रों की जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि भविष्य के वैज्ञानिक तो वही हैं। बिल्कुल, तो उनको और ज्यादा ताकत से काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा जी, देश का जो स्टेबिलिटी होती है उसमें 3 मुख्य बिंदु होते हैं जी। 3 चीज महत्वपूर्ण होती है। खाना, बगैर खाने के कोई नहीं रह सकता, बिल्कुल, कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती भूख को खत्म कर दे, सही बात है, खाना जरूरी है। दूसरी चीज है शिक्षा जी, बगैर शिक्षा के कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता जी। नंबर 3 आपका स्वास्थ्य जी, वो हमने देख लिया 1918 में देखा, जब स्पेनिश फ्लू आया, जिसको बॉम्बे फीवर बोलते हैं जी। उसमें तो कितने लोग मारे गए, कितनी करोड़ों की नुकसान हुआ लोगों का, क्योंकि कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन आज जब कोरोना आया 2020 में, तो क्या उतनी पर्याप्त हमारे पास सुविधाएं थी? हमने बहुत कुछ सीखा है जी। तो 3 चीजों को, 3 क्षेत्रों को मजबूत करना, जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, तो पहला है खाना, खाने का मतलब एग्रीकल्चर, फूड जी। इतने लोगों, अब जनसंख्या 140 करोड़ है और 2050 में संभावित जनसंख्या 175 करोड़ के आसपास होगी। कहां से खिलाएंगे? पानी तो घट रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है जी। तो ये सारी चीजें सोच कर चलनी पड़ेंगी हमें, बिल्कुल। और इसके अलावा शिक्षा भी हमारे बच्चों को हमें देनी पड़ेगी, चाहे वो नई एजुकेशन पॉलिसी की बात हो या दूसरी चीजों की बात हो। आपने एबीएम की बात की या पत्रकारिता की बात आपने की, उनको भी कहीं ना कहीं इसमें निहित करना पड़ेगा, सम्मिलित करना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के ढांचे को सरकार बहुत जोर दे रही है अब, केंद्र सरकार, लेकिन और जोर केंद्र सरकार को भी राज्य सरकारों को स्वास्थ्य के ढांचे को और मजबूत करने की जरूरत है। जब भी हम सही मायने में एक विकसित राष्ट्र की बात करेंगे, और इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकारों की मदद से बहुत तेजी से इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, इस आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में, ताकि ये राष्ट्र सही मायने में एक विकसित राष्ट्र बन पाए जी। सर, एक मैं जाते जाते एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। आपने बताया कि बहुत सारे आइडियाज़ इन लोगों के आते हैं जो स्टूडेंट्स हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए। तो क्योंकि राम राम सा मेरा एक कार्यक्रम है जिसके लगभग 400 से ज़्यादा एपिसोड, 450 से ज़्यादा एपिसोड किए जा सके, पब्लिश किए जा चुके हैं, और उसकी पहला एपिसोड आपके एक्सटेंशन सेंटर में ही, ऑडिटोरियम में ही हुआ था। उसमें हम एक कार्यक्रम चलाते हैं जो राम राम सा द एग्री वेंचर पिच, जिसमें हमारे पास कुछ प्राइवेट पार्टीज भी होती हैं जो इस तरह के स्टूडेंट्स के आइडियाज पे पैसा लगाने को, स्पॉन्सर करने को तैयार होती है। तो क्या कुछ इस तरह का एक कार्यक्रम आप हमारे साथ कर सकते हैं जिसमें कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भेजा जाए जो अपने आइडियाज दें और उसके बाद उन्हें इस तरह के स्पॉन्सर्स मिले? बिल्कुल, निश्चित, आपका बहुत अच्छा सुझाव है जी। मैं इसमें बिल्कुल, चर्चा बिल्कुल, हम इसे छोटा सा अधिकारी लोग हैं, डीन डायरेक्टर्स हैं जी, उनके बीच में चर्चा करके, और निश्चित अगर ऐसा कोई मौका मिलता है जी, तो हमारे बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो अपने आइडिया आपके सामने रख पाएंगे।
और उन आइडियाज को फिर धरातल पर उतार पाएंगे कहीं ना कहीं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और एक एक चीज राजस्थान के बारे में हमें बताई, आपने सारी चीजों को बताया, इतनी देर तक आपने इंतजार किया और इस समय पर आप हमारे पास पहुंचे। हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप इसी प्रकार हमारे जो नए युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इसी प्रकार से आप मोटिवेट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, अखंड संवाद में अभी आपने सुना कुलपति जोबनेर विश्वविद्यालय, जोबनेर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के थे, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से उन्होंने बताया कि राजस्थान कितनी प्रगति कर रहा है हॉर्टिकल्चर के मामले में, दालों के मामले में, दलहन के मामले में, तेलों के मामले में, हर चीज़ में आपने बताया कि किस प्रकार से हम कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो बच्चों के आइडियाज़ आ रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। एग्री स्टार्टअप्स उनके साथ शुरू किया जा सकता है। ये सब चीज़ें हम आपके सामने लगातार पेश कर रहे हैं। और इस समय पर, जी हाँ, इस समय पर 11 बज चुके हैं और 11 बजने के बाद भी अखंड संवाद ठीक उसी प्रकार से शुरू है। जी हाँ, उसी प्रकार से शुरू है जिस प्रकार से पहले था। और इस समय पर हमारे साथ में 2 एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। जी हाँ, एक जोधपुर से हैं और दूसरी पुणे से हैं। जी हाँ, अर्पित शर्मा जी हमारे साथ हैं और उनके साथ में है अर्पिता जी। जी हाँ, मैं दोनों का स्वागत करना चाहूँगा हमारे इस खास कार्यक्रम अखंड संवाद में। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अर्पित शर्मा जी, आपका स्वागत, और उसके बाद में अंकिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है सर। पूछना चाहूँगा मैं। जी, हम ठीक है सर। आपको पहली बात तो बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आप 24 घंटे लाइव का भी शो कर रहे हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आने वाला है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे इथिक्स के फैमिली से। जी अंकिता जी, बिल्कुल। हम आज सुबह 2 बजे के, दोपहर 2 बजे के बाद से लगातार लाइव हैं और लगातार एक के बाद एक हमारे पास अच्छे अच्छे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं और जो कि किसानों से संवाद कर रहे हैं, बाकी सब लोगों से संवाद कर रहे हैं। यूट्यूब पे लगातार लोग हमारे साथ बने हुए हैं। अर्पित शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम साहब। हम भी बोल सकते हैं सर, राम राम। अर्पित जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? जी हाँ, अर्पित जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, वो केवल मुस्कुरा रहे हैं, शायद मेरी तस्वीर उन तक पहुंच रही है। चलिए अंकिता जी से बात करते हैं। अंकिता जी, आप जिस कंपनी से संबंध रखती हैं, उस कंपनी में असल में हमारे राजस्थान के किसानों के लिए बहुत खूबसूरत उसमें एक फ़ायदे वाली चीज़ है। वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि एथिक्स कंपनी से लोग हैं और एथिक्स एक ऐसी कंपनी है जो कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स बनाती हैं जो कि खारे पानी को कृषि योग्य जल में बदलने के लिए काम में आता है। अंकिता जी, कुछ बताएंगे इसके बारे में, किस तरह का इक्विपमेंट है? एक्चुअली सर, पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताती हूँ आपको। हमारी जो कंपनी है वो पूना बेस्ड कंपनी है। हम जो डिवाइस बनाते हैं, जैसे आपका और हमारा दोनों का जो एम है वो मुझे एक साथ ही, मतलब एक जैसे ही लग रहा है, क्योंकि अभी आप जो सोशल वर्क करते हो कि विदाउट मेंटेनेंस या फिर विदाउट केमिकल वाला हमें खेती बनाना है, ताकि फ्यूचर में जनरेशन के लिए हमें वाटर सेव करना है। तो हमारे कंपनी का भी सेम वैसा ही एम है। हम भी उसी तरीके से, आपके तरीके से भी हम सोचते हैं कि अभी जो हम वाटर का वेस्ट करते हैं, तो वाटर हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव करना है, वो ग्रीन प्रोडक्ट देना है, इको फ्रेंडली देना है, विदाउट केमिकली हमें जो हमारी सॉइल है उसको अच्छा बनाना है। तो उस कंपनी, मतलब हमारी जो कंपनी है सर, वो पिछले 14 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। अभी 15 साल हो गए हमें। पैन इंडिया में हम काम करते हैं और सोशल वर्क भी करते हैं और उसके साथ हम व्यवसाय भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। तो हमारा सोशल वर्क ये है सर, पिछले 14 साल से हम जिस हिसाब से वर्क कर रहे हैं कि लोगों तक हम मैसेज पहुंचाते हैं कि हमें वाटर को सेव करना है। उस माध्यम से अभी हम आपके साथ कनेक्ट है। हमें लोगों को एजुकेट करना है, जो हमारे किसान लोग हैं। किसान लोगों को क्या होता है सर, अभी जब हम कोई भी खेती करते हैं तो खेती में 2 चीजें मैटर करती है, एक तो वाटर है और दूसरा है हमारा मिट्टी। तो लोगों को मालूम नहीं है कि पानी की वजह से क्या क्या तकलीफ होती है खेती में। तो ये हमें लोगों को पहले एजुकेट करना पड़ेगा कि वाटर की वजह से बहुत सारी तकलीफें होती है किसान लोगों को,
ये क्या तकलीफें होती है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है, जमीन की जो पानी सोखने की क्षमता रहती है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। फिर लोगों को क्या करना पड़ता है, जो ड्रिप इरिगेशन रहते हैं, अभी किसान लोग क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं। ड्रिप इरिगेशन के जो नोजल्स रहते हैं वो भी पूरी तरीके से चॉक होते हैं हार्ड वाटर की वजह से। अगर हम बात करें आउट ऑफ कंट्री की, तो सबसे ज्यादा इजराइल में खेती की जाती है। जी, आपको भी मालूम है, आप भी बहुत खेती में काम करते हो या फिर इस रिलेटेड आप भी मतलब इसी रिलेटेड हो, तो आपको भी मालूम है खेती में कितने लोगों को हमें एजुकेट करना है ना, क्योंकि उनका मुनाफा बढ़ना चाहिए।